प्लैनेट अर्थ के कई अलग अलग चेहरे हैं। पृथ्वी ज्वालामुखी और माउंटेन रेंजेस की शक्ल में आसमान की ओर उठी दिखती है। इसके ये चट्टानी रक्षक हमारे ग्रह की सतह को तराशते रहने वाले तूफानी समुद्रों, नदियों और जल धाराओं के लगातार बहते पानी पर नजर रखते हैं। पर इन हालात, रूपों और एनवायरमेंट्स में एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां बहुत तरह के जीव जंतु मिलते हैं। ये हैं जंगल और वन। ये पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा असाधारण जमीनी इकोसिस्टम है जहां जीवन अपने पूरे दमखम से धड़कता है। तीसरी सदी शुरू हो चुकी है और पूरी दुनिया में जितने जंगल कभी थे उसका आज सिर्फ 30% ही मौजूद है। हाल की सदियों में इंसान की करतूतों से इनका एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। खैर, पर जो बचा है वो हमारे प्लैनेट के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। जीवन के लिए इस कुदरती संतुलन का जो एक पहलू जरूरी है वो है रिश्तों की एक दिलचस्प कड़ी जो जंगल और वन अपने अंदर रहने वालों के लिए पालते पोसते हैं। इस इंटरैक्शन के कई रूप हैं, पर जो एक सबसे आम दिखता है वो है शिकारी और शिकार का। कीड़े पेड़ों के सैप, पत्तियों और फलों पर पलते हैं। ये उस एनर्जी चेन की शुरुआत है जिसका प्रेइंग मैंटिस पूरा फायदा उठाना जानते हैं। ये छोटा सा मगर असरदार शिकारी अपने जितने आकार के कीड़ों के काइटिन एक्सोस्केलेटन को भी बर्बाद करके उन्हें पूरा खा सकता है और पेट भरने के बाद ये खुराक के बचे खुचे हिस्सों को आराम से हटा भी देता है। प्रेइंग मैंटिस के लिए सफाई से जुड़ी यह मेहनत जरूरी है। शायद इस काम में इस कीड़े को मजा भी आता है क्योंकि यह इसकी तरफ पूरा ध्यान देता है। पर शायद इसे पता नहीं कि यह खतरे में है। शिकारी खुद शिकार बन जाता है और मैंटिस खुराक बन जाता है एक मेडागास्कर कमीलियन का। यह भी कैमोफ्लेज की कला में माहिर है। जंगल के इकोसिस्टम में जहां शिकारियों की तादाद काफी ज्यादा होती है वहां जिंदा बचने की कोशिश में जीवों ने खुद में कुछ कमाल के बदलाव किए हैं। जंगल ऐसे जीवों के आशियाने हैं जहां हमें एनिमल किंगडम में मौजूद कुछ बेहतरीन बहरूपिये दिखाई देते हैं। कुछ तो इस सिलसिले में एकदम परफेक्ट दिखते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और कीड़े हरे और बादामी रंग के होते हैं। ये तो पत्तियों, टहनियों और लाइकेन की हूबहू नकल भी करते दिखाई देते हैं। कुछ जंगलों को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है, जैसे बोर्नियो के वन। यहां बहुत से ऐसे जीव बसते हैं जो खुद को छिपाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। शिकारी और शिकार दोनों को ही अपने माहौल में घुल मिल जाना होता है। इसके कई फायदे होते हैं। बोर्नियो की ग्रीन क्रेस्टेड लिजर्ड का रंग जंगल की पत्तियों और लियानास जैसा होता है। इससे इन्हें हर जगह मंडरा रहे शिकारियों की नजर से बचने में मदद मिलती है। पर इन्हें एकदम शांत भी रहना होता है। इस छिपकली को एक खतरनाक मॉनिटर लिजर्ड के बहुत करीब होने का पता चल गया है। सिर्फ एकदम स्थिर रहने से भी शिकारी को धोखा दिया जा सकता है। पर यह बहुत ही पास है, तो यह एक मुश्किल इम्तिहान है। जब मॉनिटर लिजर्ड करीब आती है तो इसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और यह अपना रंग हरे से लाल कर लेती है।
और पलक झपकते ही ये एक आसान खुराक बन सकती है। अब इसका जिंदा रहना बस एक चीज पर निर्भर है, तेजी से भाग जाना। हरे भरे और गर्म इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स के मुकाबले वाइल्ड नॉर्थ में कहीं ज्यादा सरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। यहां हुक्म चलता है सर्दियों का, और ये सर्दी साल में 8 महीने राज करती है। और जो कोई भी इन विशाल जंगलों में रहने की हिम्मत करता है, उसे ये हालात ध्यान में रखने चाहिए। टाइगा के कॉनिफर्स को हवा और बर्फ बर्दाश्त करनी होती है। दरअसल कनिफेरस फॉरेस्ट यहां के चरम हालात को थोड़ा आसान बनाने का काम करते हैं। टाइगा के वासी सर्दियों के जुल्म को इस ठंडे और एक समान जंगल की तरह से मुहैया आशियाने, खुराक और मौकों की वजह से ही सह पाते हैं। बड़े मैमल्स बहुत कम तापमान, बर्फ और खुराक की कमी को झेल जाते हैं। इस जमे हुए बियाबान में खुराक ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। ब्राउन बेयर जैसे कुछ जानवरों को सर्दियों के दौरान अपनी मांदों में छिपने से पहले अपना वजन दोगुना करना होता है। जंगल इन्हें इनकी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त खुराक मुहैया कराएगा। ये भालू खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जंगल के कुछ वासी पहले ही दम तोड़ चुके हैं। ठंड के पहले शिकारों की बॉडी से इन्हें कुछ अतिरिक्त फैट हासिल हो जाएगा। साल के इस समय इनका मेटाबॉलिज्म उस खुराक के 75% हिस्से को फैट की परत में बदल देगा जो ये खाते हैं, और फिर इनका शरीर सर्दियों की इनकी नींद के दौरान इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा। पर कनिफेरस वन सिर्फ बर्फीले उत्तरी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। कुछ जंगल नम और गर्म मौसम के हिसाब से भी ढल गए हैं, जिसके नतीजे में एवरग्लेड्स या फ्लोरिडा के विशाल दलदली इलाके बन गए हैं। इस इलाके को शक्ल देता है पानी। और बेशक यहां केमन और एलिगेटर अजीब से लगते हों, पर यह इस वुडलैंड इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। केमन की विरासत पुरानी है। ये यहां बोल्ड साइप्रस पेड़ों की जड़ों, तनों और शाखाओं के बीच रहते हैं। और फ्लोरिडा स्वॉम्प्स में कोई भी इनके जबड़ों से सुरक्षित नहीं होता। यहां केमन इतनी तादाद में दिखते हैं, इसकी एक वजह है यहाँ का माइल्ड क्लाइमेट, जो इन बड़े और ठंडे खून वाले जीवों के लिए जरूरी है। एवरग्लेड का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, गुनगुना और नम। एवरग्लेड्स अनिश्चितता से भरा इलाका है। यहाँ की सतह पर आधा पानी और आधी जमीन है। ये एक ऐसा इलाका है जहां सिर्फ सबसे हिम्मती और हालात के हिसाब से तैयार जीव ही जी सकते हैं। ऊपर डालियों में वुडपेकर अपने गोदाम बनाते हैं, जहां ये अपनी मनपसंद खुराक छिपा कर रखते हैं। ये पाम्स के नर्म और फाइबर वाले तनों में जगह बनाकर वहां एकॉर्न्स और तरह तरह के फल छिपाते हैं। एवरग्लेड से दूर दुनिया के सबसे बड़े महासागर के बीच में ट्रॉपिकल से दिखने वाले हरे भरे जंगल अचानक नजर आने लगते हैं। कनेरी आइलैंड्स, लॉरेल फॉरेस्ट टर्शियरी दौर की झलक देते हैं। ये जंगल 2 करोड़ साल पहले के लैंडस्केप्स जैसे ही हैं।
इस पुराने जंगल का वजूद अटलांटिक महासागर की ट्रेड विंड्स के कारण है। इस जंगल के कायम रहने के लिए समुद्र और हवा मिलकर नमी और वो टेम्परेचर देते हैं जो इसे चाहिए। लॉरिसिल्वा एक फॉसिल फॉरेस्ट है जहां पेड़ों की 25 ऐसी किस्में हैं जो शायद बहुत लंबे समय से बदली ही नहीं हैं। विनियाटिगोस जैसे फलों के पेड़ हाल ही में यहां आए और कुछ जीवों के लिए, जैसे इस ब्राउन रेड के लिए, शानदार दावत बन गए। मैचुरेशन प्रोसेस की वजह से इन फलों में काफी अल्कोहल होता है, जिसके कारण चूहे धुत होकर पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं। लॉरिसिल्वा बादलों से पानी लेकर इसे जलधाराओं में बदल देता है, जहां सिर्फ कैनेरी आइलैंड, लॉरेल फॉरेस्ट्स में मिलने वाले बोलेस पिजन्स पानी पीते और नहाते हैं। गर्मियों में ये उन कुछ पोखरों पर इकट्ठे हो जाते हैं जो सूखते नहीं। लॉरिसिल्वा इस इलाके के ही एक और अनोखे पक्षी का भी आशियाना है। लॉरेल पिजन जंगल में रहता है, पर घोंसले बनाता है ज्वालामुखी की चट्टानों पर, और यह आदत इसे महंगी पड़ती है। चूहे यहाँ शिकारियों के तौर पर बड़ा खतरा बन गए हैं। ये स्थानीय पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुरा लेते हैं, खासकर लॉरेल पिजन के। इनके करीब 75% अंडे चूहे खा जाते हैं। कैनेरी आइलैंड बजर्ड भी इन चट्टानों पर इन कबूतरों के साथ रहता है और कुछ हद तक इनका साथी भी है। बजर्ड इस आइलैंड पर मौजूद इकलौता ऐसा शिकारी है जो इस अनोखे जंगल में घुसपैठ करके चूहों को खत्म कर सकता है। एक और ऐसी गुमनाम सी दुनिया है जो 12 करोड़ साल से भी ज्यादा से अलग थलग रही है। ये है मेडागास्कर आइलैंड। दूर दराज होने के कारण ये एक कुदरती लैब जैसी जगह है जिसमें ज्यादातर पेड़ पौधे और जानवर सिर्फ इसी द्वीप पर मिलते हैं। मसलन ये लीमर की सभी प्रजातियों का कुदरती आशियाना है। आज यहां इनकी 100 से भी ज्यादा स्पीशीज रहती हैं और इनमें से ज्यादातर लुप्त होने का खतरा झेल रही हैं। सुबह सुबह डराने वाली एक आवाज सुनाई देती है और जल्दी ही ये एक कमाल का कोरस लगने लगता है। दरअसल जब जंगल में तापमान और नमी कम होती है तो जंगल के जानवर इसी तरह से बात करके एक दूसरे को बताते हैं। इन स्थितियों में आवाज दूर तक और ज्यादा साफ जाती है। इस तरह इंड्रेट्स अपने इलाके और अपने झुंड के रिश्तों की पुष्टि करते हैं। यहां से दूर कैलिफोर्निया के अंदरूनी इलाके में एक और अजीब सी आवाज सुनाई देती है। कैलिफोर्निया किस्से कहानियों की सरजमी, जहां पेड़ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कुछ सबसे खास और वाइल्ड जगहों को खास मायने और शख्सियत देते हैं। ये आवाजें जंगल से आ रही मालूम होती हैं। वापिटीज या एल्क दुनिया के सबसे बड़े हिरणों में शुमार हैं। ये जंगल से तभी बाहर आते हैं जब हीट में होते हैं। विशालकाय वापिटीज साल के ज्यादातर समय जंगल में ही रहते हैं। पत्तियां, कीड़े और पेड़ की छाल खाते रहते हैं। पर पतझड़ में जब रटिंग यानी मिलन का मौसम शुरू होता है तो ये सुरक्षित जंगल से निकलकर खुले खुले मेडोज में आ जाते हैं, जहां मेल्स अपनी मादाओं के साथ इकट्ठे होते हैं। इनकी आवाजें सुबह और शाम सुनी जा सकती हैं। इनके जरिए हर मेल अपनी ताकत जताता है और राइवल्स को चुनौती देता है। नॉर्थ अमेरिका के इस हिस्से में दुनिया की सबसे ऊंची पेड़ प्रजाति खूब फलती फूलती है और ये सब कॉनिफर है। ये इलाका है पॉन्डरस पाइन, इंसेंस सीडर, व्हाइट फर और सबसे ऊंचे सिक्वोया का। छोटे आकार के व्हाइट टेल डियर
अमेरिका के जंगलों को सबसे ज्यादा पसंद करने वाली स्पीशीज है, जिसका वजन होता है 160 किलो तक। रेडवुड्स इतने बड़े हैं कि ये उनके आसपास दिखते ही नहीं। कैलिफोर्निया सिक्वेया सबसे विशाल पेड़ है। इसे दुनिया का सबसे इंप्रेसिव लिविंग बीइंग कहा जाता है और इसके पीछे ठोस वजह भी है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जीवित चीज के मुकाबले इसका बायोमास सबसे ज्यादा होता है। ऐसे सबसे विशाल पेड़ का वजन 2000 टन से भी ज्यादा माना जाता है। इनकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, कुछ तो 3000 साल से भी पुराने हैं। जायंट सिक्वेयर्स क्रिटेशियस पीरियड में अपनी पीक पर थे, पर आज ये कैलिफोर्निया के पहले से काफी कम इलाकों में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के जंगल यानी बुशवेल्ड साइज में काफी छोटे हैं, पर मामूली दिखने के बावजूद इनमें एक कमाल का सरप्राइज छिपा है। यह है मोपाने। ये काफी इलाके में मौजूद है। ये पेड़ बस इसी जगह मिलता है और इसके स्थानीय नाम का मतलब है तितली। ये नाम इसे इसकी पत्तियों के आकार के कारण मिला। बुशवेल्ड पेड़ों और झाड़ियों की एक बड़ी सी भूल भुलैया है, जिसमें काफी जानवर रहते हैं और इनमें से कई विलोपन का खतरा झेल रहे हैं, जैसे कि ब्लैक राइनो। झाड़ियां और पेड़ बचे खुचे ब्लैक राइनो को छिपाए रखते हैं। सिर्फ यही जगह इनका सुरक्षित आशियाना है। साल के इस समय रात में तापमान 0 से भी नीचे गिर सकता है। तो 2 साल का यह बच्चा, जिसका वजन करीब 500 किलो होगा, अपनी मां का दूध पीता रहता है ताकि ठंडी और सूखी गर्मियों का सामना कर सके। हमारी पृथ्वी के जंगल और वन कई पौधों और जीवों की विलोपन का खतरा झेल रही कई प्रजातियों के लिए आखिरी शरण स्थल है। सदर्न व्हाइट राइनोज भी उन्हीं हालात का सामना कर रहे हैं जो इनके नॉर्दर्न कजिन्स कर रहे हैं। इनकी आबादी तेजी से घट रही है क्योंकि ये सबसे घने सवाना में ही रह सकते हैं। बड़े मेल्स अपने इलाके की निशानदेही पेशाब के छिड़काव और मल के फैलाव से करते हैं। ये दूसरे मेल्स को एक हद तक ही बर्दाश्त करते हैं, पर जब हीट वाली कोई फीमेल नजर आ जाती है तो टेंशन बढ़ने लगती है। जब मेल्स उसका ध्यान खींचने के लिए आपस में भिड़ते हैं तो माहौल जल्दी ही बदल जाता है। 2.5 टन वजन वाला कोई जीव अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टक्कर मार दे तो काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हाल तक पृथ्वी का 14% हिस्सा प्राइमरी फॉरेस्ट से ढका था। मिसाल के लिए इसमें साउथ अफ्रीका और बोर्नियो का ज्यादातर हिस्सा शामिल था। आज यह प्रतिशत घटकर सिर्फ 6 रह गया है। अगर जंगलों की कटाई इसी तरह जारी रही तो ओरंगुटैन के जंगल 2050 तक गायब हो जाएंगे। लेकिन ये प्राइमेट्स इन वनों और जंगलों के और बहुत से जीवों और पेड़ पौधों की तरह अपने अनिश्चित भविष्य से बेखबर रोज की जिंदगी जिए जा रहे हैं। ओरंगुटैन अपने लिए टहनियों और पत्तियों का घोंसला बना रहे हैं। ये हर रात नया बिस्तर बनाते हैं। इनकी बनावट काफी पेचीदा होती है, जो इन्हें मच्छरों और बारिश से बचाती है। ये जंगल बेशक दिखने में हरा भरा लगता है, पर ये ओरंगुटैन के बड़े झुंडों के लायक खुराक पैदा नहीं कर पाता, तो ये एक दूसरे से मुकाबला किए बिना खुद ही खुराक ढूंढते रहते हैं।
पर जब किसी बड़े पेड़ पर फल पकते हैं तो कुछ ओरंगुटैन मिलकर साथ साथ खाते रहते हैं और मजा लेते हैं, बशर्ते आसपास डोमिनेंट मेल्स ना हो। पर जल्दी ही ये अपनी एकांत और खाना बदोश जिंदगी फिर पहले की तरह जीने लगते हैं। पूरी दुनिया में वनों और जंगलों की जो विविधता नजर आती है वो वाकई एक बेशकीमती खजाना है। यहाँ कमाल के इलाके और इकोसिस्टम्स हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिनकी जड़ें तो समुद्री पानी में होती हैं पर फिर भी वो पनपते हैं। और कई अजीबोगरीब जंगलों की ही तरह इस जंगल में भी अनोखे जानवर बसते हैं, जैसे कि प्रोबोसिस मंकी, जो जिंदा रहने के लिए पूरी तरह मैंग्रोव्स पर ही निर्भर करते हैं। प्रोबोसिस मंकी इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे ज्यादातर जमीनी पेड़ पौधे और जानवर जंगल में मिलने वाले माहौल से करीब से जुड़े हैं। ये है ऐसे जादुई, विविधता से भरे और हैरत अंगेज इलाके जो हमारे ग्रह के काफी बड़े हिस्से पर मौजूद हैं। अगर कोई चीज जंगल और फॉरेस्ट इकोसिस्टम को परिभाषित करती है तो वो है उनकी विविधता। ये ऐसी जगहें हैं जहां बिल्कुल अलग अलग तरह के जीवों के बीच के रिश्ते ही उनकी जान है। वुडलैंड्स, जंगल और फॉरेस्ट या वन, ये एक ही कॉन्सेप्ट के तीन रूप हैं। पेचीदा इकोसिस्टम, जहां पेड़ हैं बुनियाद, कुदरत के सबसे शानदार शाकारों की बुनियाद, जहां जीवन की गहमा गहमी रोजाना बहुत ही हैरत अंगेज और कमाल के माहौल में जारी रहती है। साउथ चाइना सी के बड़े आइलैंड्स पर इस ग्रह के कुछ सबसे पहेली नुमा जंगल हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये इंसुल इंडिया में है और इसे मले आर्किपेलागो भी कहा जाता है। बोर्नियो के जंगल ऐसे पुराने वन हैं जो करीब 1.5 करोड़ साल पहले वजूद में आए थे। लाखों साल से यहाँ पेड़ पौधे बड़े जानवरों के संपर्क में आए बिना अपना वजूद कायम रखे हुए हैं। पहुंचने के लिहाज से नामुमकिन ये दूर दराज द्वीप लंबे वक्त तक यूं ही बने रहे और फिर इन अलग थलग वनों में जीवन पनपने लगा। फिर 20 लाख साल पहले सब कुछ बदल गया। जबरदस्त ग्लेशिएशन की अवधि के कारण सी लेवल में बड़ी गिरावट आई और इसके नतीजे में बोर्नियो, सुमात्रा, जावा और एशिया के बीच लैंड ब्रिजेस बन गए। और फिर तो जैसे पौधों, मैमल्स, पक्षियों और रेप्टाइल्स के लिए यहाँ के दरवाजे ही खुल गए। वो इस नए इलाके में आने लगे और उन अजीब पेड़ पौधों से मिलने जुलने लगे जो इन आइलैंड्स में पनपे थे। आखिरी ग्लेशिएशन के कुछ समय बाद समुद्र का स्तर फिर बढ़ा और बोर्नियो एक बार फिर द्वीप बन गया। यहाँ जो बायोलॉजिकल रिचनेस पैदा हुई थी, अब वो फिर से पहले वाले एकांत की तरफ लौटने लगी। पेड़ पौधे और जानवरों में और विविधता आई। ये अपने खुद के नियमों के हिसाब से चलने लगे जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स के हालात से अलग थे। इन जंगलों में जीवन पर नजर रखता है एक अनोखा जानवर जो यहाँ के जंगल जितना ही अनोखा है। इन जंगलों को ओरंगुटैन बाकी सबसे बेहतर ढंग से जानता है। ओरंगुटैन सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा में ही मिलते हैं
ये एंथ्रोपोमोर्फस एप्स इंसानों के साथ काफी करीब से जुड़े हैं और इनके 97% क्रोमोसोम्स इंसानों से मेल खाते हैं। तो हैरानी नहीं कि इन द्वीपों के इन वासियों को कहा जाता है जंगल का मानव। पूरी दुनिया में मिलने वाले तमाम ऐसे जीव जो पेड़ों की चोटियों पर अपना घर बनाते हैं, ओरंगुटान उनमें सबसे बड़ा है। अपने भारी वजन के बावजूद, जो 100 किलो से भी ज्यादा हो सकता है, इसकी ज्यादातर जिंदगी जंगल की जमीन से कई मीटर ऊपर बीतती है और ये शांति से आसपास के जंगल पर नजर रखे रहता है। जंगल इकोसिस्टम ओरंगुटान का इकलौता कुदरती हैबिटेट होता है, पर अब यहां रहने वाले जीवों की संख्या और विविधता हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। माना जाता है कि यहां पेड़ों की कम से कम 3000 स्पीशीज उगती हैं और फूल वाले पौधों की यहां 15,000 से भी ज्यादा किस्में हैं। और इन ऊंचे पौधों की भरमार की वजह से बहुत सारे जीव जिंदा रह पाते हैं। ओरंगुटान अपने गर्म और नम आशियाने को मरून लंगूर या लीफ मंकी और पिगटेल मैकैक के साथ भी शेयर करता है। ये जंगल एक पेचीदा इकोसिस्टम है और यहां हर जानवर यहां मिलने वाली अलग अलग खुराक से पेट भरने में माहिर है। पर मैकैक इस मामले में अलग है। वो मौके के हिसाब से कुछ भी खाने के लिए ढल गए हैं। पर यहां असली राज चलता है कीड़ों का। माना जाता है कि यहां कीड़ों की करीब 10 लाख स्पीशीज रहती हैं और उनमें से ज्यादातर के बारे में अब भी पता नहीं। कीड़ों को इस जंगल का शहंशाह कहा जा सकता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि इनके दुश्मन नहीं होते। फ्लाइंग लिजर्ड चींटियां पकड़ने में माहिर जीव हैं। ये फीमेल कमाल की शिकारी हैं और इसकी कामयाबी का राज है किसी पेड़ का सही तना ढूंढना और इंतजार करना। अगर ये शिकार की सही जगह चुनेगी तो दावत की गारंटी है। मेल भी पास ही शिकार कर रहा है। इसे इसके ज्यादा चटक हरे रंग से पहचाना जा सकता है और इसके कॉलर के नीचे मौजूद इस खास चीज से, ये स्किन का फ्लैग जैसा एक फ्लैप है जिसके जरिए ये अपना इलाका तय करता है और मादाओं को रिझाता है। कीड़े प्रोटीन का एक बढ़िया जरिया हैं और इन्हें अच्छी खुराक के शौकीन जीव बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि मलयन सनबेयर। ये बहुत ही दुर्लभ और एंडेंजर्ड जीव हैं और दुनिया के सबसे छोटे आकार के भालुओं में से एक हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड पर भी। हालांकि सनबेयर कार्निवोर्स यानी मांसाहारी ग्रुप से ताल्लुक रखता है, पर यह ओमनिवोरस यानी सब कुछ खाने वाला जीव है। ये जंगल में मिलने वाले पेड़ पौधों को भी खूब पसंद करता है। पर ज्यादातर दूसरे भालुओं की तरह ये शहद, छोटे मैमल्स, रेप्टाइल्स और कीड़ों को भी खाता है। फिलहाल ये एक पेड़ की छाल के नीचे कुछ खोज रहा है।
कीड़े हर कहीं हैं और ये जंगल में मिलने वाली हर खाने लायक चीज खाते हैं। और हाँ, ये इस प्राचीन इकोसिस्टम की फूड चेन में एक अहम कड़ी हैं। कीड़े जिस बायोमास को पैदा करते और रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कारण बोर्नियो के जंगल दुनिया की सबसे बड़ी बैट कॉलोनीज में से एक को सपोर्ट करते हैं। हर रोज शाम होने पर लाखों बैट्स जंगल में से बाहर निकलते हैं और अंधेरा होने पर निकलने वाले कई टन कीड़ों को चट कर जाते हैं। बैट्स शाम को आसमान में उड़ान भर रहे हैं और एक ओरंगुटैन रात के लिए बिस्तर बना रहा है। यह डालियों और पत्तियों का एक प्लेटफॉर्म होगा। ओरंगुटैन्स हर रात एक नया घोंसला बनाते हैं, पर यह एक पेचीदा और सुरक्षित स्ट्रक्चर होता है जो इन्हें मच्छरों और बारिश से बचाता है। पर जंगल में रात होने पर भी हलचल खत्म नहीं होती। बस जीवों की शिफ्ट बदलती है और जल्दी ही रात में जानवरों की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। सुबह होने पर ओरंगुटैन बड़े आराम से नींद से जागते हैं। ये किसी जल्दी में नजर नहीं आते, आखिर ये जन्नत में जो रह रहे हैं। ये ओरंगुटैन इस अजीब से पेड़ पर अब तक बचे हुए टेस्टी फल खा रहा है। पर इतने पौधों और जानवरों की संख्या और विविधता के बावजूद यहां जिंदगी आसान नहीं है। बेशक यहां जीवन की भारी डाइवर्सिटी हो, पर अक्सर खुराक कम ही होती है और खास तौर पर इसी कारण ओरंगुटैन अकेले ही रहते हैं। बेशक यहां जीवों की संख्या काफी है, पर जंगल में इतनी खुराक पैदा नहीं होती कि ओरंगुटैन्स के बड़े ग्रुप्स एक साथ सरवाइव कर सकें। इसीलिए वो अक्सर बिना आपस में मुकाबला किए अकेले अकेले ही खुराक जुटाते रहते हैं। पर यह भी तभी होता है अगर उन्हें कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जिस पर काफी फल लगे हों। लेकिन जब ऐसा होता है तो कुछ ओरंगुटैन मिलते हैं और एक दूसरे के लिए फायदेमंद रिश्ते बनाते हैं, बशर्ते आसपास डोमिनेंट मेल्स ना हो। फीमेल्स और बच्चे एक दूसरे के साथ आराम से खेलते और इंटरैक्ट करते रहते हैं। लेकिन इसके बाद ये फिर अकेले और खाना बदोश तरीके से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे।
इन सोशल इवेंट्स का बारिश से गहरा नाता है। यहाँ इन विशाल द्वीपों के जंगलों में रोजाना ही ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की वजह से बारिश होती है। लेकिन बारिश जंगल में रहने वाले इन जीवों के तौर तरीके कभी नहीं बदलती। पर कुछ पौधे बारिश के प्रति रिएक्ट करते हैं, जैसे कि चेस्ट मिमोसा, जिसकी पत्तियां बारिश की पहली बूंदें पड़ते ही सिकुड़ जाती हैं ताकि इस तूफान के असर से खुद को बचा सके। इतनी ज्यादा बारिश की वजह से कई जल धाराएं वजूद में आ जाती हैं, जो मिल जाती हैं बहुत बड़ी नदियों में। ये है मगरमच्छ, इस माहौल में मिलने वाला सबसे खतरनाक शिकारी। कोई भी जानवर जो नदी से पानी पीने आता है, वो इस विशाल रेप्टाइल की खुराक बन सकता है। नदी पार करने की बात तो बहुत दूर की है। जंगल से बहने वाली गदले पानी वाली नदियों में मगरमच्छ लगातार आपस में भिड़ते रहते हैं। मिलन के मौसम में इलाके पर हक के लिए मुठभेड़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर मेल इलाके पर अपना कब्जा और दबदबा पेश करता है और ये बात पड़ोसियों को जता भी देता है। आज कमजोर प्रतिद्वंद्वी के लिए हिम्मत दिखाने की बजाय चुपचाप भाग जाना ही बेहतर है। इन पुराने जंगलों के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स दूर मौजूद समुद्रों के बहावों के साथ करीब से जुड़े होते हैं। सनबर्ड्स अपनी तीखी और मुड़ी हुई चोंच से नेक्टर और बीज इकट्ठे करती है। और तोते ताजा बीज ढूंढते रहते हैं। और ये सब कुछ एल नीनो नाम के ट्रॉपिकल ओशन करंट पर निर्भर करता है। हर 4 साल में इसके कारण सूखे का दौर आता है और पेड़ों की करीब 90% प्रजातियों पर एक साथ बहार आ जाती है। और ऐसा लग सकता है कि ओरंगुटैन्स और दूसरे जानवरों का रिप्रोडक्टिव साइकिल इन भरपूर खुराक वाले बरसों के साथ जुड़ा है। तो फीमेल्स इस समय हीट में आ जाती हैं और कुछ महीने बाद इनके बच्चे जन्म लेने लगते हैं। ओरंगुटैन के इस बच्चे की रात अच्छी नहीं गुजरी है, पर इसकी मां इसे राहत देने के लिए पास ही है। ओरंगुटैन माएं अपनी संतानों को इस अद्भुत दुनिया के बारे में सब कुछ सिखाती हैं। 7 साल तक बड़े धीरज के साथ वो अपने बच्चों को जंगल के रहस्यों के बारे में जानने में मदद करेंगी और ये भी बताएंगी कि पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों के बीच से सुरक्षित ढंग से कैसे आए जाएं। ओरंगुटैन अपने जंगल हैबिटेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि खाने के लिए सब्जियों और फलों की 300 से ज्यादा किस्मों को कहां ढूंढना है। वो ऐसे हजारों पौधों के बारे में जानते हैं जिनका इस्तेमाल कीटनाशकों, लैक्सेटिव
और एंटी इंफ्लेमेटरी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बच्चे अपने आसपास के पड़ोसियों के बीच अंतर करना भी सीखते हैं, यानी कौन खाने के योग्य है और किन से दूर रहना है। नर्म और चिपचिपे जीवों से तो यकीनन दूर ही रहना है। नरम और चिपचिपे जीव। जिन जीवों से बचना है उनमें शामिल हैं जायंट स्नेल्स जैसे चिपचिपे, कई रंग वाले कीड़े और जोक, जो कभी भी खाल से चिपककर खून चूस सकते हैं। ओरंगुटान जंगल में कुछ बहुत ही अजीब इन्वर्टिब्रेट्स और दूसरे कई पड़ोसियों के साथ रहते हैं, और इन सब के बीच एक रहस्यमय और नजर न आने वाला एक रिश्ता होता है। ओरंगुटान का मल कई पेड़ों के बीजों को दूर दूर तक फैलने में मदद करता है। फिर इनसे पेड़ उग जाते हैं जिनके फल बोनियों के कई जीवों के लिए बड़े कीमती होते हैं, जैसे कि अजीब से दिखने वाले ये हॉर्नबिल्स, जिनकी चोंच काफी बड़ी होती है और जो जिंदा रहने के लिए इन फलों पर निर्भर करते हैं। बोनियो के जंगल हमारी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे कम ज्ञात वनों में से एक है। अभी कुछ दशक पहले तक अलग थलग होने और अपनी उम्र की वजह से दुनिया के बायोडायवर्सिटी के ये खजाने अनछुए ही थे, और आज भी तेज रफ्तार से हो रही अपनी तबाही के बावजूद इस जंगल में कुछ ऐसा बेशकीमती है जिसे समझना बहुत मुश्किल है। अपने पूर्वजों के जंगल को कई जीवों के परिवारों में पैदा होने वाले नए बच्चे आज भी अपना घर मानते चले आ रहे हैं, जैसे कि अक्लमंद और उत्सुक ओरंगुटैन्स, डरपोक सनबेयर्स और भड़कीले हॉर्नबिल्स। और यहाँ शरण लिए हुए परिंदों की दर्जनों अनोखी प्रजातियों, पेड़ों और फूलों की हजारों किस्मों और लाखों छोटे छोटे जीवों को तो आज तक खोजा ही नहीं जा सका है। इन भरपूर और रहस्यमय जंगलों की धुंध और नमी के बीच आज भी कई राज और सरप्राइज दुबके हुए हैं।